इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेईई मेन मैथ्स में 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कैसे करें। ये जो 99 परसेंटाइल स्कोर आना है उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, हमें कैसे रिवाइज करना। तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है उनके 100 परसेंटाइल आ जाए, मैं गारंटी देता हूं नहीं आएंगे। अब मैं ये भी बताऊं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से कहां से क्वेश्चन आ रहा है, उसका फेवरेट टॉपिक है कभी से एलडीई। हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। बच्चों, जैसे जैसे जेईई मेन पास आता जा रहा है, अगर आपकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेईई मेन मैथ्स में 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कैसे करें। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि किसी भी चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है, पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या रहेगा, और लास्ट में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हाई वेटेज चैप्टर ऑफ मैथ्स। साथ के साथ उन हाई वेटेज चैप्टर्स में मैं ऐसे टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन आता है, और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूं, सर ये 99 परसेंटाइल बोल तो रहे हो, लेकिन ये कितने मार्क्स पर आएगी, तो उसी की बात करते हैं कि कितने मार्क्स पर आपकी 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर आ जाएगी मैथ्स में। तो बेटा ये रहेंगे, आपको अप्रोक्स 50 मार्क्स स्कोर करने होंगे। अप्रोक्स 50 मार्क्स अगर आप स्कोर करेंगे तो आपके आ जाएंगे 99 परसेंटाइल। सर ये अप्रोक्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा आपकी शिफ्ट इजी आने वाली है या टफ आने वाली है ये किसी को नहीं पता। अगर शिफ्ट इजी आई तो ये 50 से ऊपर जा सकता है, 60 तक भी जा सकता है, और टफ आई तो ये 50 से नीचे भी आ सकता है, 45 46 पर भी 99 परसेंटाइल आ सकती है। फिर बच्चों का ये क्वेश्चन आता है, सर कितने क्वेश्चन कर लें कि ये 50 मार्क्स आ जाएं? तो अगर मैं बोलूं तो आप अप्रोक्स 15 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो। लेकिन 15 क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। पता लग रहा है क्वेश्चन 15 अटेम्प्ट कर दिए और गलती 16 में कर दी, मतलब 16 क्वेश्चन गलत कर दिए। सर ये कैसे पॉसिबल है? अरे मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमने भर भर के सिली मिस्टेक्स कर दी, तो फिर ये मार्क्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, हमारा बहुत कम स्कोर आएगा। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये जो 99 परसेंटाइल स्कोर आना है उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, हमें कैसे रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए मैं बताऊं बेटा, सबसे पहले आपको आपके नोट्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले आप नोट्स कवर करेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे। तो नोट्स को रिवाइज करते वक्त ये नहीं है कि हम केमिस्ट्री की तरह पढ़ते जा रहे हैं, हमें क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। मैथ्स को कभी भी आप केमिस्ट्री की तरह या फिर ऐसे पढ़ पढ़ के नहीं करेंगे, हाँ हाँ ये सही तो है, सही तो है, नोट्स पलटते जा रहे हैं, पेज चेंज होते जा रहे हैं और अपन देखते जा रहे हैं सब मस्त चल रहा है। नहीं, ऐसे आप मैथ्स कभी भी सीख नहीं पाओगे। अगर आपको मैथ्स सीखना है तो प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा पेन चलाना होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही मैथ्स में निखार आता जाएगा। साथ ही साथ नोट्स में जब आप नोट्स रिवाइज करें तो आपको उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं या जिनमें आपको दिक्कत आ रही है, ताकि जब हमारे पास कम टाइम बचेगा लास्ट में और हम उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करने आएंगे तो उन क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। साथ ही साथ आपको क्या और देखना है कि आपको ये नोट्स बनाते वक्त आपको एक पतली नोटबुक भी बनानी है। पतली नोटबुक क्यों बोल रहा हूं मैं? उसमें शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, आपको उसमें ऐसे फॉर्मूले लिखने हैं जो आप भूल जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस एंड सीरीज में 10 फॉर्मूले हैं और मेरे को 7 फॉर्मूले हमेशा याद रहते हैं, लेकिन मैं 3 फॉर्मूले बार बार भूलता हूं, तो ऐसे फॉर्मूले उस नोटबुक में लिख लें। साथ ही साथ सिली मिस्टेक जो आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो उनको भी उस नोटबुक में लिख लें, ताकि वो मिस्टेक आपकी जेईई मेन के पेपर में रिपीट ना हो। तो ये इन बातों का ध्यान रखेंगे। साथ के साथ सर कौन सी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें, तो आपको जो एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है यहां पर बेटा, वो आपको अटेम्प्ट करनी है जेईई मेन ओरिएंटेड। जेईई मेन ओरिएंटेड, सर इस बात का क्या मतलब है? ऐसी एक्सरसाइज जो भी आपने मॉड्यूल सोल्व किया है उसकी ऐसी एक्सरसाइज जो क्या है, जेईई मेन ओरिएंटेड है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है या फिर इंटीजर वाले क्वेश्चन है, तो उसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आपकी पहले से अटेम्प्ट है तो उन क्वेश्चंस पर फोकस रखेंगे जो आपसे नहीं हुए थे, आपने जिन क्वेश्चन को टिक कर रखा है। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रहेगा, ये करने के बाद आपको PYQ अटेम्प्ट करने हैं।
टाइम कम रहता है तो हो सकता है हम इस पार्ट को स्किप कर दें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ। और PYQ अटेम्प्ट करने का ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं 2024 के, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करने हैं 2023 के। सर 2025 के नहीं, वो हम लास्ट में करेंगे। और लास्ट में भी क्या, आपके पास अभी 90 डेज रहते हैं लगभग, तो 90 डेज रहते हैं, तो इसमें आप 15 दिसंबर के आसपास तक इन दोनों को निपटा देंगे, या जितना भी हुआ है उसके तुरंत बाद इनको, तो ये तो चलता रहेगा पैरेलल में, हम 2025 स्टार्ट कर लेंगे। 2025 के जो हमारे पास PYQ हैं उसको हमें एक साथ, हमारे पास 19 पेपर होंगे, उनको पेपर की तरह अटेम्प्ट करना है। आपको 3 घंटे बैठ जाना है और उसको क्या करना है, एज जैसे आप टेस्ट में आप बैठते हो वैसे ही अटेम्प्ट करना रहेगा उनको, तो ऐसे रखेंगे ध्यान। अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी आप ये रिवाइज करें, आप चाहे पेपर अटेम्प्ट ना कर रहे हो उस दिन, लेकिन आपके पास एक 3 घंटे का स्लॉट डेली होना चाहिए जिसमें आप बिना उठे लगातार पढ़ रहे हैं। इस बात का खास ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो बच्चा की सिटिंग, लंबा बैठने की आदत नहीं होती, 3 घंटे लगातार बैठ नहीं सकता, उसको पेपर में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो आपके रूटीन में डेली एक 3 घंटे का स्लॉट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें आप बिना उठे पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ें तो इसमें मैं ये बात कर रहा हूं कि पेपर अटेम्प्ट करने की मेथड्स यहां पर कितने इंपॉर्टेंट हैं, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। मैं तो ये बोल रहा हूं आपके 3 सब्जेक्ट नहीं, आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और 4th ये, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो बच्चा ढंग से पेपर अटेम्प्ट करता है उसका बहुत अच्छा स्कोर आता है। तो क्या करना है सर, तो बेटा आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टफ लास्ट में करने हैं, क्योंकि इजी और टफ देगा तो इक्वल 4 मार्क्स ही, लेकिन टफ को सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं बोलता हूं बच्चों को कि 3 तरह के क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको पेपर में। एक तो देखते ही आपको लग रहा है कि हाँ देखा हुआ क्वेश्चन है PYQ में या कहीं और देखा हुआ था या सोल्व किया हुआ है, मेरे से हो जाएगा। दूसरा ये कि हाँ सोल्व तो हो जाएगा लेकिन टाइम लेगा, टाइम दूंगा तो हो जाएगा। और थर्ड, हवा ही नहीं लग रही। तो आपको पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, और जब वो इजी क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आपको उन क्वेश्चंस पर जाना है जो टाइम टेकिंग लग रहे थे, और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन जो आपको टफ लग रहे थे, लग रहा था कि नहीं होंगे, अगर टाइम बचता है तो उनको अटेम्प्ट करना है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। और देखा गया है कि मैथ्स का पेपर जो है वो कैलकुलेटिव आ रहा है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करनी है। जब आप रिवाइज करो तो उसमें कैलकुलेशन भी करें, क्योंकि आपको पेपर में करनी पड़ेगी। और कैलकुलेटिव आ रहा है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा। सर वो टाइम कहां से लाएं, वो जो टाइम लाना होगा बेटा आपको, वो केमिस्ट्री से निकाल के लाना होगा। जो बच्चों के मैथ्स में अच्छा स्कोर आता है, अच्छा परसेंटाइल आता है, देखा गया है वो 10 मिनट या 15 मिनट केमिस्ट्री से निकाल के मैथ्स में इन्वेस्ट करते हैं, तभी उनका अच्छा स्कोर आ पाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और पेपर अटेम्प्ट जो स्ट्रेटेजी है, अगर आप चाहते हैं इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, क्योंकि इससे बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो आप कमेंट में बताएं, तो हम उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, वो बात करते हैं जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, क्या कि मोस्ट आस्क्ड चैप्टर ऑफ जेईई मेन 2025, किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें मैं बात करूं सबसे पहले वेक्टर 3D, उसके बाद मैं बात करूं, पहले लिस्ट देखते हैं फिर डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हो रहा है, कौन कौन से चैप्टर इसमें आएंगे, इसमें हमारे पास 5 चैप्टर रहेंगे। कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, इसके अंदर रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन, डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों आएंगे इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व। उसके बाद बात करें, हमारे पास आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके आगे बढ़े तो हमारे पास पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्यादातर, फंक्शन। और आगे बढ़े तो अब आएगा बाइनोमियल थ्योरम, और लास्ट में डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो इन चैप्टर्स को आपको ढंग से कर लेना है। अभी डिटेल्ड में भी बात करेंगे इनकी, लेकिन मैं बेटा ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि बस यही कर लो बाकी सब छोड़ दो। मेरे को ये बिल्कुल नहीं पता, ना आपको पता है किस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से टफ क्वेश्चन आएगा। तो आपको सिलेबस पूरा कवर करना है। अगर आपका पढ़ा हुआ सिलेबस है तो उसको फिर क्यों छोड़ रहे हो। वो एक अलग केस है कि हमने, जैसे मान लो हमारा कोई चैप्टर छूटा ही हुआ है तो उसको तो छोड़ सकते हैं,
अभी इतना टाइम नहीं है कि हम उसको कवर करने बैठे, लेकिन अगर हमारा चैप्टर पड़ा हुआ है तो हमें सिलेबस छोड़ना नहीं है, हमें लगभग सारा सिलेबस कवर करना है। क्योंकि अगर आप 50% या कुछ स्टूडेंट्स इससे भी कम सिलेबस करके जाते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है उनके 100% आ जाए, मैं गारंटी देता हूं नहीं आएंगे। आपको सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करके जाना है, लेकिन इन चैप्टर्स पर फोकस रखना है और इनके अंदर किन टॉपिक्स पर फोकस रखना है उनको भी मैं बता देता हूं। तो अभी हम बात करें इन चैप्टर्स में किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, और यह भी बात करने वाले हैं कि जेईई मेन 2025 में अप्रैल अटेम्प्ट और जनवरी अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं अगर बात करूं तो जनवरी अटेम्प्ट में हमारे पास 10 शिफ्ट हुई थी तो 10 पेपर हैं, और अप्रैल अटेम्प्ट में हमारे पास 9 पेपर हुए थे, यानी 9 शिफ्ट्स हुई थी। तो बात करते हैं सबसे पहले वेक्टर 3D, सबसे ज्यादा स्कोरिंग। अच्छा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, यहां की मैं गारंटी ले सकता हूं, यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो वेक्टर 3D में अगर मैं बात करूं कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और किसी किसी शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा, वो पूछे जा रहे हैं आपके 3D से। 3D से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या देखा जा रहा है कि वेक्टर से 1 होता है और 3D से 2 होते हैं। और 3D में मैं बात बताऊं, उसने प्लेन को हटा दिया था, तो अभी देखा गया 2025 में प्लेन का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहां से आ रहा है सर, फिर लाइन इन स्पेस से। तो आप लाइन इन स्पेस को ढंग से कर लेंगे। लेकिन सर ये प्लेन से क्वेश्चन आ गया, तो देखो आपको प्लेन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आपको एक बात का ध्यान रखना कि प्लेन एडवांस के सिलेबस में तो है, तो अगर आपका प्लेन पढ़ा हुआ है तो आप नोट से गो थ्रू हो सकते हैं। बहुत ज्यादा फोकस ना करें, नोट से गो थ्रू हो जाएंगे। नहीं तो अगर हम इसको डायरेक्ट मई में जाके पढ़ रहे हैं, अप्रैल में जाके पढ़ रहे हैं एडवांस के लिए, तो प्लेन जब आप पढ़ोगे तो आपको सब सूना सूना लगेगा। तो इसलिए अगर आपका प्लेन पढ़ा हुआ है तो उसको नोट से गो थ्रू हो जाएंगे, उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी का पढ़ा ही नहीं हुआ, उसका प्लेन छूटा ही हुआ है, तो अभी के लिए वो इस टॉपिक को स्किप कर सकता है। नेक्स्ट बढ़े तो हम बात करेंगे अब किसकी, स्ट्रेट लाइन की। काफी ज्यादा स्कोरिंग है आपके लिए स्ट्रेट लाइन। आप देखो जो आपकी जनवरी अटेम्प्ट है उसमें भी 11 क्वेश्चन, और आपकी नंबर ऑफ शिफ्ट हैं वो कम हुई लेकिन क्वेश्चन सेम रहे। तो स्ट्रेट लाइन से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बात करें सर्कल, सर्कल से 6 और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी हो जाएगी। अगर हम किसको और ले लें, कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोनिक सेक्शन में हमारे पास जनवरी अटेम्प्ट में 21 और अप्रैल अटेम्प्ट में 24 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें मैं बात करूं बेटा, अगर इन सबको मिला दूं तो अपनी कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखा गया है कोऑर्डिनेट में 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अच्छा, आपने देखा हो तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा था, इन चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे थे। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्या हुआ ना, जनवरी अटेम्प्ट में उसने पैराबोला से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। यहां पर पैराबोला ज्यादा पूछा गया, और यहां पर क्या पूछे उसने, इलिप्स हाइपरबोला से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। तो हम तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके जाएंगे ना, तो चाहे वो पैराबोला से पूछे चाहे वो स्ट्रेट लाइन से पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक और चीज बताऊं, इन यूनिट्स को छोटा कर दूं। उसने जब सिलेबस रिवाइज किया था तो टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों को हटा दिया था। टेंजेंट एंड नॉर्मल सिलेबस में नहीं है, और अभी देखा भी गया है बच्चों, टेंजेंट एंड नॉर्मल से 2025 में क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ें, इंटीग्रल कैलकुलस पर आते हैं। सबसे पहले बात करें इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हमारे 2 चैप्टर आएंगे, 20 और 13 क्वेश्चन आए उनसे। अब इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब जो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है DI से, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मैं बताऊं तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है डेफिनेट करने के लिए इंडेफिनेट तो करना ही पड़ेगा। तो दोनों चैप्टर को कवर करें। उसके बाद मैं बात करूं एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर। अब मैं ये भी बताऊं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से कहां से क्वेश्चन आ रहा है। उसका फेवरेट टॉपिक है कभी से, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ के साथ मैं एक और टॉपिक बताता हूं, वेरिएबल सेपरेबल।
तो आपका जो वेरिएबल सेपरेबल है वहां से भी बेटा क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एरिया अंडर कर्व में मैं बात करूं किस टॉपिक पर वो ज्यादा फोकस कर रहा है, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो इसमें पूछा जा रहा है एरिया बिटवीन टू कर्व से क्वेश्चन। अगर मैं इन सब चैप्टर्स को साथ में ले लूं तो ये हो गया आपका इंटीग्रल कैलकुलस, और इंटीग्रल कैलकुलस से भी देखा गया है हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 to 5 क्वेश्चन। तो आप इसको भी ढंग से कर लेंगे। उसके बाद 11th का बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। आप देखें जनवरी अटेम्प्ट में भी 14 और अप्रैल अटेम्प्ट में भी 14, वहां शिफ्ट कम हो गई लेकिन क्वेश्चन कम नहीं हुए। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और साथ में जो आपने देखा मेथड ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एपी में है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जीपी में है, और वीएन मेथड जिसमें आप क्या करते हो, दो आपकी जो भी सीरीज है उसको 2 टर्म में स्प्लिट कर देते हो उनके डिफरेंस में, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन मैं ये टॉपिक तो बता रहा हूं, यानी कि अपन इन चैप्टर में यही टॉपिक करके चले गए, करना सब है, फोकस इन पे ज्यादा करना है, तो ध्यान रखेंगे इसका बात बेटा। अब उसके बाद मैं बात करूं पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, दोनों स्कोरिंग चैप्टर हैं और दोनों को आपको साथ में कवर करना है। इनसे भी देखा गया है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है चैप्टर से। अब आगे बढ़ूं मैं, 11th का एक और स्कोरिंग चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम में मैं बताऊं कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक्सपेंशन, जो आपका जर्नल एक्सपेंशन होता है, मैं देखा जा रहा है कि वो उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर अगर आप जर्नल एक्सपेंशन ये आया बाइनोमियल, ये रहा। अगर आप बात करें जर्नल एक्सपेंशन, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बाइनोमियल से भी पहले आया, आपने स्लाइड में देखा हो, फंक्शन, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। और आपको अगर कैलकुलस कंप्लीट की है तो फंक्शन के बिना तो कैलकुलस अधूरी है। तो फंक्शन से भी देखो जनवरी अटेम्प्ट में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अप्रैल अटेम्प्ट में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी हम ढंग से कवर करेंगे। उसके बाद मैं बात करूं तो अब हमारे पास चैप्टर बचा कौन सा, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में मैं बात करूं बेटा, इसमें जो ज्यादा फोकस रखता है ना वो मैट्रिसेस पे रखता है। तो इसमें इनमें से भी आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो अगर मैट्रिसेस पर फोकस रखता है, अब यहां पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे, उसने डिटर्मिनेंट का बहुत सारा पार्ट हटा दिया था सिलेबस से। अब बच्चों का एक डाउट रहता है सर क्रैमर रूल करें ना करें, तो बेटा करना है, वहां से तो हटा दिया, लेकिन ये मैट्रिसेस में भी तो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और हमें पता है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम मैट्रिसेस में है उसको हम किससे सोल्व करते हैं, क्रैमर्स रूल से। थोड़ा जल्दी से आसानी से सोल्व हो जाता है, तो क्रैमर्स रूल करके जाना है, उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर सिलेबस से तो हटा, अरे वहां से तो हटा, लेकिन मैट्रिसेस में तो है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वहां भी तो हम सोल्व करते हैं, लेकिन किससे जल्दी सोल्व हो जाता है, क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल करना है हमें। अब लास्ट में मैं बात करूं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। आप देखो 10 शिफ्ट थी, 188 क्वेश्चन, 18.8 का एवरेज आ रहा है, तो अप्रोक्स 19 मान लेते हैं। ऐसे यहाँ पर 9 शिफ्ट थी, ये भी 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपके अप्रोक्स कितने क्वेश्चन आ गए बेटा, 19 क्वेश्चन आ गए। तो 19 बाय में 25, क्या परसेंटेज निकाल सकते हो, अरे निकालो निकालो, आ रहा है क्या, सही आ रहा है, कितना आ रहा है, 76%। तो 76% क्वेश्चन जो आपके हैं इन चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा सिर्फ यही करने हैं, इन पे ज्यादा फोकस रखना है। बाकी जो चैप्टर आपके छूटे हुए हैं उनको धीरे धीरे आप कवर करते चले। अगर बिल्कुल ही छूटा हुआ है, बिल्कुल ही नहीं आता सर, तो अभी के लिए उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि सर 90% सिलेबस छूटा हुआ है, उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो आपको अब लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा, जो आपके 90 दिन के आसपास रहते हैं इनमें जी तोड़ मेहनत करें और इन चैप्टर्स के साथ साथ पूरा सिलेबस कवर करें। सर सरप्राइज की भी तो बोला था आपने, हाँ सरप्राइज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए LNJE चैनल पर ही हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें आप 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए आपको कैसे रिवाइज करना है, पूरा सिलेबस हम उसमें कवर करने वाले हैं। बहुत कुछ होने वाला है उसमें, वन शॉट, PYQ और क्वेश्चन आंसर सेशन, तो बहुत मजा आने वाला है। जल्दी ही इस चैनल पर हम वो सीरीज स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ अब आपको जी तोड़ मेहनत करनी है और मेरे को ये चाहिए कि आप सभी JEE मेन का पेपर फोड़ कर आएं।
क्या आप जेई मेन का पेपर फोड़ के आने वाले हैं? जल्दी से मेरे को कमेंट में बताएं। जेई मेन का पेपर अपने को फोड़ना ही है। ऑल द बेस्ट।